हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी आगे वैकेंसियों का दौर आने वाला है, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अभी से तैयारी के लग जाइए भाई। देखिए, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था राजस्थान में मर्दा। उसमें मर्दा के प्रकार हमने डिस्कस किए थे, विशेषताएं अलग अलग आधार पे उनके प्रकार देखे थे, और कुछ जैसे मर्दा अपर्दन है वो भी हमने बात की थी। आज जो हमारा राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान जियोग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऊर्जा संसाधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ऊर्जा संसाधन भाई, ऊर्जा हम इनमें से किन से प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो आज के इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, स्रोत क्या है ऊर्जा के स्रोत क्या है भाई ऊर्जा संसाधन के। तो जिसमें दो प्रकार में, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत मतलब जो लगातार हम कई सालों से उपयोग में लेते आ रहे हैं, तो वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। और एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनका उपयोग हम लगातार पहले से नहीं कर रहे हैं भाई। तो देखिए, परंपरागत की हम बात करें, ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ ही होता है पुरानी विधि समाप्त होने वाला होता है ये, यानी कि पुराने समय से हम जिनका उपयोग कर रहे हैं तो वो परंपरागत में आ जाएगा। और ये समाप्त खत्म होने वाले होते हैं भाई, ये आगे हमें फिक्स नहीं है, लगातार बढ़ते नहीं है। कहने का मतलब है इनकी मात्रा सीमित है भाई, इनकी मात्रा सीमित है। जैसे यहाँ पर परंपरागत में कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोल, डीजल, ये आ जाएंगे ऊर्जा के स्रोत। ताप विद्युत, जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये भी आपके किस में आते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इसका अर्थ नवीन विधि या असमाप्य, यानी कि नई नई विधियां उपयोग में ले रहे हैं, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी आपके ऐसे हैं जो गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, जो अभी हमने बात की ना उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है भाई। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक तो नवीकरणीय या नवीकरणीय बोल सकते हैं इसको, और एक अनवीकरणीय या अनव्यकरणीय। तो इसका अर्थ क्या, चक्कर चलता है अर्थात पुनः चक्रण संभव है इनका। नवीकरण मतलब इनको नए रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा एक चक्कर के रूप में ये नए नए रूप से, जैसे आज हमने सौर ऊर्जा प्राप्त की, कल भी सूर्य निकलेगा तो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। बायोमास है, ये सभी चीज़ें हैं नवीकरण के अंतर्गत आती हैं, तो ये नए 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 रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, ये सभी हैं ये नवीकरण या नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीनीकरण संसाधन यानी कि जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, ये चक्कर के रूप में नहीं चलते हैं भाई। कोयला एक बार उपयोग में आ गया तो दोबारा कहाँ से बनाएंगे हम उसको। खनिज तेल है, ताप विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, ये इनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं, ये अनवीकरणीय संसाधन है भाई। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1+2 को मिलाकर सन 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। इन दोनों को, 1+2 का मतलब क्या है, ये पहला ये और ये, इन दोनों को मिलाकर के फिर एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य रखा गया गैर परंपरागत संसाधनों को बढ़ावा देना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना। राजस्थान की तापीय ऊर्जा है वो निम्न है भाई। तापीय ऊर्जा कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर हम बात करें थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट की बात की तो 499 मेगावाट तक इसकी क्षमता होती है। क्रिटिकल प्लांट, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं भाई, थर्मल प्लांट, क्रिटिकल प्लांट, तो इनकी जो क्षमता होती है 500 मेगावाट से 999 मेगावाट तक होती है क्रिटिकल प्लांट की। सुपर थर्मल प्लांट जो होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो 1000 मेगावाट या इससे अधिक होती है, 1000 मेगावाट से भी अधिक होती है सुपर थर्मल प्लांट की। तो ये तीनों थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। अब देखिए आगे, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये कहाँ भाई, कोटा के अंदर है। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट हो गया, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, 1000 से अधिक होनी चाहिए। राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट है भाई, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा जा सकता है, राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट कौन सा, तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये दूसरा।
स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर। उत्पादन 1983 के अंदर शुरू हुआ। किस पे आधारित है? ये कोयले के ऊपर आधारित है और इसकी जो क्षमता है ये 1240 मेगावाट है। भाई एक आइडिया तो लगा सकते हैं भाई, सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर नाम आ गया, इसका मतलब 1000 मेगावाट से अधिक। अगर क्रिटिकल आता तो 500 से 999 के मध्य, और थर्मल सीधा नॉर्मल थर्मल आता तो 500 या 499। कितनी इकाइयाँ यहाँ पे काम कर रही है? तो 7 इकाइयाँ यहाँ पे काम कर रही है। अब बात करते हैं दूसरा सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट है और ये है श्रीगंगानगर में। मतलब सुपर थर्मल प्लांट आ गया, इसका मतलब कितनी यूनिट प्राप्त होती है? तो ये भी आपकी 1000 से ज़्यादा होगी भाई। तो राज्य का ये प्रथम सुपर थर्मल प्लांट है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखिए क्या फ़र्क है, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट अगर पूछे तो इसका मतलब ये राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट होगा, इसको बाद में बढ़ाया गया था। और ये राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। पहला पूछे तो सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका सूरतगढ़ हो जाएगा, पहला सूरतगढ़ है और दूसरा ये हो जाएगा। और वैसे थर्मल प्लांट पूछे तो कोटा ही होगा पहला। सुपर लग गया तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा कोटा, पहले नंबर पर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा श्रीगंगानगर। देखिए राज्य का प्रथम थर्मल पावर प्लांट, प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये, ठीक है। इसकी स्थापना है ये 1998 में की गई थी। उत्पादन शुरू हुआ था 1999 में। किस पे आधारित है? ये भी कोयले पे आधारित है। इसकी जो क्षमता है ये 2500 मेगावाट होनी चाहिए भाई, ये 250 कैसे कर रखा है यहाँ पे, है ना। 6 इकाइयाँ हैं तो 1500 मेगावाट की एक इकाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई ये, ठीक है ना। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा, ये एक की पूछिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये एक जो यूनिट होती है ना, उस यूनिट की बता रखी है। अब एक यूनिट है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा ये, ठीक है ना। एक यूनिट की क्षमता यहाँ पे बताई गई है। सूरतगढ़ की जो क्षमता पूछे तो 2820 मेगावाट तक होती है भाई। सूरतगढ़ में जो इकाई है 8 इकाई है वर्तमान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की जो क्षमता है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी यहाँ पर है और उसकी क्षमता 660 मेगावाट है और 2 इकाइयाँ लगी हुई है। इसका मतलब 1320 मेगावाट यहाँ पर है, 1320 मेगावाट। वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है। वर्तमान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है और इसी कारण इसे आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। आगे आता है तीसरे नंबर पर छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ है? ये 12 के अंदर है। स्थापना 2005 में की गई, उत्पादन 2010 में और आधारित है कोयले के ऊपर। और इसकी जो क्षमता, एक यूनिट की जो क्षमता है 250 मेगावाट है और इस 250 को 4 यूनिट लगी हुई है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1000 मेगावाट जो है वो यहाँ पर उत्पादन होता है। छबड़ा की कुल क्षमता पूछे तो 2320 मेगावाट है। छबड़ा की कुल इकाई है 6 इकाई यहाँ पे लगी हुई। तो 4 की तो हमने बात कर ली, 2 और हैं भाई यहाँ पे। 2 और इकाई कौन सी है? ये है क्रिटिकल वाली। देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी थी, है ना। तो 1320 तो ये है और 1500 ये जोड़ेंगे ना तो 2820 हो जाएगी। 6 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, 8 यूनिट हो जाएगी। दोनों को मिला करके यहाँ पे पूछा गया है। तो छबड़ा के अंतर्गत हमने बात की थी भाई 4 यूनिट तो 250 मेगावाट की लगी हुई, तो जिससे 1000 मेगावाट हो गया। और छबड़ा की कुल क्षमता 2320 मेगावाट है और टोटल इकाई 6 है। तो ये 4 तो इकाई की हमने बात कर ली, 2 इकाई बच गई। राज्य का थर्ड सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये तीसरे नंबर का। छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की जो क्षमता पूछे तो 660 मेगावाट और 2 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है और 660 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 मेगावाट यहाँ से प्राप्त होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2320 मेगावाट हो जाएगा। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट झालावाड़। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट झालावाड़, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उत्पादन शुरू हुआ था 2013-14 के अंदर। आधारित कोयले के ऊपर आधारित है। क्षमता पूछे तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता है एक यूनिट की, तो 2 यूनिट लगी हुई है मतलब 1200 मेगावाट हो जाएगा भाई टोटल। और राज्य का ये चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। ये सुपर थर्मल पावर प्लांट की हमने बात कर ली, टोटल 4 पड़े हैं तो चारों के ध्यान में रख लेना। अब आता लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना। लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना तो राज्य सरकार का उपक्रम है भाई। ये राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से, जिसमें पहली परियोजना आती है गिरल परियोजना।
गीरल परियोजना जो है ये बाड़मेर के अंदर है, थम्बूली गांव बाड़मेर में है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, उत्पादन शुरू किया 2011 में। किसके सहयोग से? तो सहयोग भी याद रख लेना, जर्मनी के सहयोग से। यहाँ पर 2 यूनिट लगी हुई है और प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता 125 मेगावाट है, मतलब 2 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई। राज्य की प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना है और वर्तमान में ये बंद हो चुकी है। दूसरा है भादेसर विद्युत परियोजना, ये बीकानेर में। भादेसर विद्युत परियोजना बीकानेर में है। स्थापना 2007 में की गई, उत्पादन 2013 में शुरू हुआ। 8 इकाइयाँ यहाँ पे लगी हुई है और एक इकाई की जो क्षमता है वो 125 है मेगावाट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मेगावाट यहाँ से क्षमता या उत्पादन होता है। किसके सहयोग से? तो बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी और राजवेस्ट पावर लिमिटेड के सहयोग से इस उपक्रम को शुरू किया गया था। ये संयुक्त उपक्रम है भाई। देखिए ऊपर ये राज्य सरकार द्वारा, लेकिन ये बंद हो गया, ये आपका संयुक्त उपक्रम हो जाएगा। अब केंद्र सरकार के द्वारा कौन से उपक्रम चलाए गए? उसमें केंद्र सरकार के द्वारा उपक्रम चलाया गया, उसमें पहला है बरसिंगसर परियोजना जो बीकानेर में है। बरसिंगसर परियोजना बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना 2010 में की गई, उत्पादन 2011 में, और ये नेवेली लिग्नाइट पर आधारित है और इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। निजी क्षेत्र के उपक्रम तो इसमें गुड्डा परियोजना बीकानेर के अंदर है, इसकी क्षमता 125 मेगावाट है और किसके सहयोग से? तो मरुद्रा कंपनी के सहयोग से ये संचालित है। कपूरडी बाड़मेर, इसकी क्षमता 500 मेगावाट है। जालिपा बाड़मेर कंपनी के सहयोग से ये संचालित है भाई। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट के समथिंग है। जालिपा बाड़मेर में मेसर्स कंपनी के सहयोग से ये संचालित है। बाड़मेर में दूसरी है ये, कपूरडी बाड़मेर और जालिपा बाड़मेर। तो ये 500 मेगावाट है कपूरडी की तो क्षमता, और जालिपा बाड़मेर इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है और ये मेसर्स कंपनी के सहयोग से चल रही है। कवाई विद्युत परियोजना ये 12 में है और इसकी क्षमता 330 मेगावाट है और 330 मेगावाट की 4 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। इसका मतलब 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कवाई विद्युत परियोजना है ये अडानी ग्रुप के सहयोग से संचालित है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रख लेना भाई। अब आता है राजस्थान की गैस परियोजनाएं। गैस परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना है वो अंता 12 के अंदर है। अंता 12 में है गैस परियोजना, प्रथम गैस परियोजना, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह गैस परियोजना हजीरा गुजरात, बीजापुर एमपी, हजीरा गैस जगदीशपुर एमपी के लिए थी भाई, और जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 19.81 निर्धारित किया गया है भाई। ये मिक्स परियोजना थी गैस परियोजना जो है, और इसमें राजस्थान का हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है 19.81%। राज्य की समय की स्थापना प्रथम गैस परियोजना है वो रामगढ़ जैसलमेर में भाई। खुद की, ये तो मिक्स है इन तीनों चारों के सहयोग से है, लेकिन जो समय की खुद की जो परियोजना है प्रथम गैस परियोजना वो रामगढ़ जैसलमेर में है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अन्य परियोजनाओं के अंदर केसोराय पाटन गैस परियोजना ये बूंदी में है। झामर कोटड़ा गैस परियोजना उदयपुर में है, ये भी याद रख लेना भाई। औरई गैस परियोजना ये यूपी में। राजस्थान का हिस्सा हम पूछे तो 9.2% है। राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना ये मेड़ता नागौर के अंदर है। तो ये भाई थोड़ा सा ध्यान में रख लेना राजस्थान की गैस परियोजना से संबंधित। गैर परंपरागत नीतियाँ तो प्रथम गैर परंपरागत नीति 1999 में लाई गई थी और दूसरी गैर परंपरागत नीति 2004 में। पहले ये बायोमास नीति जो 2010 में बायोगैस प्लस बायोमास इनके ऊपर आधारित है दोनों के लिए। कोटा गैस प्लांट कोटा के अंदर है और इसकी शुरुआत दिसंबर 2022 में की गई थी, याद रख लेना भाई। देश का सबसे बड़ा गोबर प्लांट है ये, गोबर गैस प्लांट। बायोमास नीति 2010 बायोगैस और बायोमास दोनों के लिए है। और कोटा गैस प्लांट जो कोटा में है इसकी शुरुआत 2022 में दिसंबर में, और देश का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर श्रीगंगानगर में है। प्रथम पूछे तो पदमपुर श्रीगंगानगर। कचरे से विद्युत का उत्पादन जयपुर में किया जाता है। विलायती बबूल से विद्युत का उत्पादन ये अजमेर में किया जाता है। ठीक है, बायोमास नीति के बाद में आती है सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति में प्रथम नीति 2011 में आई थी। यह नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है वो राजस्थान था, ये पूछा जा सकता है भाई।
सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। दूसरी नीति 2014 और तीसरी नीति 2019 में आई थी। प्रथम सोलर संयंत्र मथानिया जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया। प्रथम सोलर फ्रीज बालेसर जोधपुर ग्रामीण में। प्रथम सोलर गांव नया गांव जोधपुर ग्रामीण में। और प्रथम पूर्णतः सोलर गांव लुम्बासर बीकानेर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई सोलर से संबंधित। प्रथम सोलर संयंत्र मथानिया जोधपुर ग्रामीण। प्रथम सोलर फ्रीज बालेसर जोधपुर ग्रामीण। प्रथम सोलर गांव नया गांव जयपुर ग्रामीण। और प्रथम पूर्णतः सोलर गांव लुम्बासर बीकानेर के अंदर है। प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव तो ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। सौर ऊर्जा से संचालित उद्यान है तो केवलादेव जो भरतपुर के अंदर है। प्रथम सोलर एटीएम पूछे तो ये मनोर थाना ग्रामीण में है, जयपुर ग्रामीण में। प्रथम सोलर रेलवे स्टेशन तो गोरम घाट राजसमंद के अंदर है। खारे पानी को मीठा बनाने वाला संयंत्र भालेरी चूरू के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपसे पूछे तो भड़ला फलोदी के अंदर है भाई। सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत के अंदर तो भड़ला फलोदी के अंदर। भड़ला सोलर प्लांट जो है या पार्क जो है, इसकी जो कुल क्षमता पूछे तो 2245 मेगावाट कुल क्षमता है। तो ये अलग अलग चरणों में इनको किया गया था। तो पहले चरण के अंदर हम बात करें, क्षमता रखी गई थी 65 मेगावाट और कंपनी थी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। दूसरा चरण जो हुआ था इसमें 680 मेगावाट और यही कंपनी थी भाई RSPD राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। तीसरा जो चरण था उसमें 1000 मेगावाट थी और इसमें सूर्य ऊर्जा कंपनी थी। और चौथा जो चरण था 500 मेगावाट और ये मेसर्स अडानी ग्रुप था भाई, अडानी कंपनी के द्वारा ये किया गया। तो 4 चरण के माध्यम से भड़ला सोलर पार्क का निर्माण हुआ जिसमें इनकी जो क्षमता बढ़ाई गई वो 2245 मेगावाट कर दी वर्तमान की अगर बात करें तो कुल क्षमता। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण है वो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण ये तो आपका नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। और पहला चरण जो है, पहले चरण का उत्पादन कंपनी स्वयं कर रही है भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, भड़ला सोलर पार्क। आगे और देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, इसके द्वारा कौन कौन से उपक्रम वो स्थापित किए गए हैं। तो देखिए फलोदी पोखरण जैसलमेर के अंदर, फलोदी पोखरण जैसलमेर में है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट है और कंपनी है सूर्य कंपनी। फतेहगढ़ 1B जैसलमेर में है और 1500 मेगावाट क्षमता है और मेसर्स अडानी ग्रुप के द्वारा ये संचालित है। नोक फलोदी के अंदर है, 925 मेगावाट है और ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, इसको संचालित कर रही है। पुगल बीकानेर के अंदर 1425 मेगावाट रखी गई और यही कंपनी है RSPD राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये स्थापित है। और सभी इन 1 2 3 4 चारों का मिलाकर के हम क्षमता देखें, कुल क्षमता तो वो 4600 मेगावाट हो जाता है। ठीक है, तो ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के कुछ उपक्रम है जो किन किन के द्वारा स्थापित किए गए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे नंबर पर आता है पवन ऊर्जा नीति। पवन ऊर्जा नीति जो 2012 में आई थी, पवन ऊर्जा नीति। राजस्थान की पवन ऊर्जा संयंत्र निम्न है भाई। एक तो देखिए अमर कहाँ है, अमर सागर जैसलमेर के अंदर है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और ये राजस्थान का प्रथम पवन संयंत्र है भाई, राजस्थान का प्रथम पवन संयंत्र है। दूसरा है देव और ये देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है, 2000 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का सेकंड पवन संयंत्र है ये, दूसरे नंबर का। बीठड़ी फलोदी के अंदर है, 2001 में स्थापित किया गया, राजस्थान का तीसरा पवन संयंत्र है ये। और एक है बड़ा बाग, ये बड़ा बाग जैसलमेर में है, 2001 में स्थापित किया गया। प्रथम पवन संयंत्र जो कि निजी क्षेत्र का, ये निजी क्षेत्र का प्रथम पवन संयंत्र है बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। तो ये पवन ऊर्जा संयंत्र हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई। आगे और भी देखिए 5वें नंबर पे सोडा बंधन आ जाता है, ये जैसलमेर में, इसकी स्थापना 2004 में की गई। फिर अब पोहरा संयंत्र, ये भी जैसलमेर में है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र पूछे तो वो आपका बड़ा बाग हो जाएगा, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। हर्ष पर्वत जो सिक्र में है और इस यहाँ पर निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया भाई। हर्ष पर्वत आपने देखा होगा, सिक्र के रास्ते जाते हैं तो बड़े बड़े पंखे नजर आते हैं, तो वो हर्ष पर्वत सिक्र के अंदर निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है भाई, ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट
क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।